स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट को पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। पहले हम डिटर्मिनेंट को जानेंगे और उसके बाद उसके गुणधर्म को और उसका अनुप्रयोग जानेंगे। उसके बाद हम इक्वेशन को लगाएंगे, सभी जो बोर्ड इक्वेशन में हमेशा आते रहे हैं। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का यदि हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसे सारणिक कहते हैं। और सारणिक के गुणधर्म आपको जानेंगे। सारणिक के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, सारणिक के कुछ गुणधर्म, उसके पढ़ के बाद हम आपको क्वेश्चन को लगवाएंगे। तो चलिए, फर्स्ट है, किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य होने पर सारणिक का मान शून्य होता है। जैसे देख लीजिए, एक सारणिक लिखी गई है, यह इसके एक पंक्ति में 0 है तो इस डिटर्मिनेंट का इस सारणिक का मान 0 हो गया। यदि इस स्तंभ में 0 होता है तब भी 0 होता है। यह इसका पहला गुणधर्म है। उसके बाद इसका सेकंड गुणधर्म आता है, यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ बराबर हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। जैसे मान लीजिए यह और यह दोनों इक्वल है तो इसलिए इस सारणिक का मान आपका 0 आएगा। अब आगे देखते हैं, यदि किसी सारणिक की दो क्रमागत पंक्ति दो क्रमागत स्तंभ को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का मान परिवर्तन में नहीं होता, परंतु चिन्ह विपरीत हो जाता है। देख लीजिए, ये एक सारणिक दी गई थी, हमने सेकंड स्तंभ को फर्स्ट में चेंज कर दिया। जब यह यहाँ पर उठकर आता है तो निगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पर आया निगेटिव, निगेटिव को हमने कॉमन ले लिया है, हो गया है। उसके बाद आपका अगला स्टेप आता है, यदि किसी सारणिक की सभी पंक्ति का स्तंभ में या सभी स्तंभ को पंक्ति में लिख दिया जाए तो सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हमने इस पंक्ति को इस स्तंभ में लिख दिया तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। देखिए, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ किसी अचर राशि से गुणा करने पर सारणिक के मान में भी उस राशि का गुणा हो जाता है। जैसे देख लीजिए, इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो इस क्रॉस गुणा होता है 12 चौक 48, इसमें इसका माइनस के साथ 8 5 40, नेगेटिव 40 आया 8। उसके बाद अगला है आपका, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, के का गुणा मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें किया तो 48 के और इसका इसमें किया 40 के, आया आपका 8 के। देखिए, इसके डिटर्मिनेंट में भी गुणा हो गया। उसके बाद आपका आता है, यदि किसी सारणिक की कोई पंक्ति या स्तंभ में दो राशियों का योग या अंतर है तो सारणिक को उसी क्रम के दो सारणिकों के योग या अंतर के रूप में लिख दिया जाता है। जैसे देखिए, यह है आपका दो पद में है आपका A1 प्लस अल्फा, B1 प्लस बीटा, C1 प्लस गामा। इसे हम लिख सकते हैं A1 को, फिर V1 C1 को लिख सकते हैं। इन दोनों को बारी बारी से दोनों सारणिक में लिखेंगे। अब एक बार अल्फा के साथ इन दोनों को लिखेंगे तो इसमें सारणिक का जो मान है वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगला आपका, किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ किसी अचर राशि से गुणा करके पंक्ति या स्तंभ में जोड़ दें तो सारणिक का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए ये सारणिक है, इसमें हमने C2 के लिए, इस स्तंभ के लिए A2 प्लस के टाइम्स स्तंभ C1 का मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया है तो इस सारणिक में कोई चेंजिंग नहीं होगी। यदि किसी सारणिक x में बहुपद है और x बराबर 1 रखने पर सारणिक का मान 0 आ जाता है तो x माइनस a सारणिक का एक गुणनखंड होगा। अब सारणिक के कुछ अनुप्रयोग है निर्देशांक ज्यामिति द्वारा, तो उसे हम देख लेते हैं। फर्स्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि कोई 3 बिंदु दिए गए हों, उनका हमें डिटर्मिनेंट सारणिक के द्वारा क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसका फार्मूला आपको बता दें तो 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 होता है। यदि किसी भी क्षेत्रफल 0 है यानी संरेख है तो इसी के इक्वल टू यदि आप 0 दिखा देंगे तो वह त्रिभुज संरेख हो जाएगा। अब
देखिए 3 बिंदु संरेख होने पर प्रतिबंध इसी के लिए हमने बताया 1/2 है, तो 1/2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, इसलिए यही केवल 0 के इक्वल है। अब 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण डिटर्मिनेंट द्वारा हमें निकालने कह दे तो x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू, यदि आप 0 रख देंगे तो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकल कर आ जाएगा। देखिए आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, ओमेगा इकाई घनमूल है, यानी ओमेगा का यदि आप क्यूब करेंगे तो वह 1 आना चाहिए। तो इतना का हमें मान निकालना है। ओमेगा एक घनमूल है, यानी ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, तो 6 को हम क्यूब की पावर 2 लिख सकते हैं। क्यूब की पावर 2 लिखेंगे यानी 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 यानी 1 हो जाएगा। उसी प्रकार ओमेगा 8 को ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6 और 2 लिख सकते हैं, तो ओमेगा 6 की वैल्यू 1 हो जाएगी और ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद ओमेगा 6 की पावर 1, ओमेगा 3 की वैल्यू 1, ओमेगा 7 की वैल्यू ओमेगा 8 वैल्यू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 7 की ओमेगा और 1। अब हम इसे यदि फर्स्ट के लिए देखिए C1 के लिए C2 माइनस C2 का प्रयोग करें तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, यह 1 1, ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 हो जाएगा। अब हम C1 के सापेक्ष, इसके सापेक्ष यदि हम प्रसार कर दें, प्रसार करने पर आपका आ जाएगा, फर्स्ट 0 था तो 0 बचा क्या 1 ओमेगा ओमेगा 1, उसके बाद माइनस 0 होता है 1 ओमेगा ओमेगा 1, अब प्लस थर्ड का है, उसके बाद 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा हो जाएगा। तो आप ये दोनों तो ऑलरेडी 0 हो जाएंगे, 0 का मल्टीप्लाई होगा, बचेगा यही। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा यह हो जाएगा। अब 1 का इसमें मल्टीप्लाई, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो अब इनका बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका ओमेगा क्यूब ओमेगा की पावर 4 ओमेगा की पावर 2 ओमेगा क्यूब इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा की क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो 2 गुणे 1 और ओमेगा की पावर 4 यानी ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा 3 वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू ओमेगा बच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के रहने दीजिए। उसके बाद 2 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा आपका -1 के, तो आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 3। आपका अगला इक्वेशन आ जाता है, सिद्ध करना है कि 1 1 1 1 प्लस x 1 1 1 1 प्लस वाई बराबर x इंटू वाई होगा। तो आपका यदि सारी का मान कहे या सिद्ध कीजिए, दोनों बराबर है। आप लेफ्ट हैंड साइड पहले ले चलिए, लेफ्ट हैंड साइड आपका इतना दिया है। यदि हम C2 के लिए, इस स्तंभ के लिए C2 माइनस C1 कर देंगे तो C1 में कोई चेंजिंग नहीं, तो 1 1 सिंपल रहने दीजिए। उसके बाद हम C2 में चेंज कर रहे हैं तो C2 को देखिए 1 माइनस 1 जाएगा 0, 1 प्लस x में से 1 जाएगा x, 1 में से 1 जाएगा 0, और C3 में कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं तो C3 को सिंपल रहने दीजिए। उसके बाद आपका आ जाता है, हम C3 के लिए चेंजिंग करेंगे। C3 के लिए 1 0 0 1 x 0 1 0 y आ जाएगा। उसके बाद अब आप R1 के सापेक्ष, इसके सापेक्ष विस्तार कर दीजिए। विस्तार करने पर आपका आ जाएगा 1 x 0 y 0 माइनस, ये दोनों ऑलरेडी 0 हैं तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएंगे। उसके बाद 1 x 0, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई x माइनस 0 x y दायां पक्ष आपका आ गया। आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि इतना डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड है कि 1 x y प्लस जेड 1 y z प्लस x 1 z x प्लस y के। अब यदि हम C2 के लिए C3 को जोड़ दें तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, y प्लस जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स प्लस वाई। अब इन तीनों, इसे C2 में से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 1 1 के। देख लीजिए अब C1 व C2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ने साड़ी के गुणधर्म में बताया आपकी, यदि किसी साड़ी के 2 कॉलम या रो इक्वल हो जाते हैं तो उस साड़ी का मान 0 आता है।
तो ये देख लीजिए C2 के लिए हमने किया है कि C2 प्लस C3 से अब C2 में से x प्लस वाई जेड को कॉमन लिया तो बचा 1 1 1 की 2 कॉलम इक्वल हो गए, इसलिए इस साड़ी का मान तो 0 हो जाएगा। तो इतना इक्वल टू जीरो आपका राइट हैंड साइड आ गया। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी शीर्ष के निर्देशांक कितना है वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका इतना दिया गया है तो के का मान निकालना है। तो डिटर्मिनेंट के द्वारा देखिए 3 निर्देशांक दिए गए हैं, तो 3 निर्देशांक दिए जाते हैं तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 x1 y1 1 x2 y2 इसी प्रकार से। तो फार्मूला देख लीजिए यही है। उन सभी बिंदु को रखने पर 2 4 1 3 -2 1 के 5 1 1/2 इक्वल टू दिया है। क्षेत्रफल 13/2 दिया है। उसके बाद आपका आ जाता है सॉल्व करने के बाद 1/2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा और 13/2 इक्वल टू 2 को इधर से और इधर से काट देंगे तो आपका हो जाएगा -14 + 3 + 6 के इक्वल टू 13 के। -14 में +3 जोड़ेंगे तो आएगा -11 + 6 के इक्वल टू 13 के। अब 11 को इधर ले जाएंगे तो 11 और 13 जोड़ेंगे तो 24 6 के इक्वल टू 24 यानी के इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए इतना इक्वल टू आपका इतना होगा। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद आपको R1 के लिए R1 - R2 तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। R2 के लिए भी R2 - R3 करेंगे के प्रयोग से करें तो यह 0 ये a माइनस बी हो जाएगा, यह b माइनस सी। इसे से घटाएंगे तो c कॉमन c b माइनस ए और इसे से घटाएंगे तो b माइनस सी हो जाएगा और a कॉमन मिलेगा तो a c माइनस बी के। और थर्ड में हमने कोई चेंजिंग नहीं किया तो उसी प्रकार से लिख देंगे। अब c1 के सापेक्ष यदि हम विस्तार करते हैं तो ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, बचेगा 1। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मत करिए, केवल इसी का। तो इसका छोड़ेंगे इसका लेंगे तो बचेगा आपका 1 a माइनस बी a माइनस सी माइनस बी माइनस सी सी बी माइनस ए। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका राइट हैंड साइड a माइनस बी माइनस सी माइनस ए आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इतना इक्वल टू दिखाना है आपको 2a + b + c का होल क्यूब के। तो देखिए दिया है लेफ्ट हैंड साइड a + b + 2c a b c b + c + 2a b c a c + a + 2b। यदि हम c1 में c1 + c2 + c3 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 2a 2b 2c। इसी प्रकार से ये आ जाएगा। उसके बाद यदि हम c1 में से कॉमन ले लेंगे इतना तो 1 1 वैल्यू आ जाएगी। देखिए हमने इतना कॉमन लिया तो 1 1। अब R2 को R2 - R1 करेंगे तो b में से b जाएगा तो 0 हो जाएगा और 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 a b 0 b + c + a 0 1 a c + a + 2। अब R3 के लिए इसके लिए आपको करना है कि R3 - R1 में से घटाना है तो 2a + b इतना तो है ही। R1 में कोई चेंजिंग नहीं, R2 में कोई चेंजिंग नहीं, R3 में चेंजिंग करेंगे 0 0 a + b + c आ जाएगा। उसके बाद यदि हम R3 से प्रसार करेंगे तो यह 2 ऑलरेडी 0 हो जाएंगे, बचेगा यह। तो इसके हिसाब से आप प्रसार करेंगे तो होगा 1 b + c + a 0 0 c + a + b बच जाएगा। तो आपका आ जाएगा राइट हैंड साइड 2a + b + c का होल क्यूब। आपका अगला क्वेश्चन है कि आव्यूह इतना का सखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए तथा सिद्ध कीजिए एडजॉइंट a × a = a एडजॉइंट a के। देखिए दिया गया है आव्यूह इतना, इसका सगुणनखंड पहले निकालिए, उसके बाद सखंडज आव्यूह निकालेंगे। देखिए a = इतना दिया है तो a1 1 का निकालें तो a1 1 इसे लेंगे और इसे काटेंगे तो बचेगा 2 1 यानी 2 दूनी 4 के और -5 यानी 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अन्य निकालेंगे तो आपका यह हो जाएगा। अब एडजॉइंट ए जो आपने निकाला है उसे क्रम में रख दीजिए, आपका एडजॉइंट ए हो जाएगा।
उसके बाद आपको एडजॉइंट ए में ए का मल्टीप्लाई करना है, तो उस आपका इतना आ जाएगा, और ए इंटू एडजॉइंट ए करना है तो आपका भी इतना हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो ये दोनों आपके इक्वल हैं, इसलिए ये भी आपका प्रूव हो गया। अब आ जाते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न पर। 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो पहला है, साड़ी के गुणधर्म का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए इतना इक्वल टू इतना है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड आपका इतना दिया गया है। ठीक है, अब R1 R3 में से ABC को नेक्स्ट लीजिए, ABC को कॉमन लिया तो बचा माइनस ABC A माइनस बी सी ए बी माइनस सी के। R1 में R1 प्लस R2 किया, से 0 हो जाएगा, B माइनस बी 0 हो जाएगा, सी 2C के हो जाएगा। उसके बाद ये दोनों में कोई चेंज नहीं है तो रहने देंगे। R1 में से यदि हम कॉमन लें या प्रसार करें तो हो जाएगा ABC, दोनों आपके 0 हो जाएंगे, बचेगा 2C का करेंगे तो A से B का और A से माइनस B का बचेगा। इसे हम सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाता है 4A² B² इंटू C² आपके राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए इतना इक्वल टू इतना के होता है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, ये देखिए दिया है A प्लस बी बी सी, बी प्लस सी सी ए, सी प्लस ए बी। तो यदि हम इसमें इस वाले को जोड़ देंगे तो A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। उसी प्रकार को इनको, तो इन सभी में से A प्लस बी प्लस सी कॉमन लेंगे तो 1 1 आ जाएगा। ABC में से कॉमन लिया तो 1 1 आ गया। उसके बाद हमने R1 के लिए R1 माइनस R2 और R2 के लिए R2 माइनस R3 किया तो ये 0, इसमें आपका कोई चेंज ही नहीं, ये B माइनस सी माइनस सी माइनस A माइनस बी के हो गया। उसके बाद आपका आ जाता है से संगत कॉलम C1 के हिसाब से आप प्रसार कर देंगे तो आपका आ जाएगा A प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाता है माइनस A³ प्लस B³ प्लस C³ माइनस 3ABC। तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा राइट हैंड साइड के। अंतिम क्वेश्चन है, ये निम्नलिखित समीकरणों को आपकी विधि से हल करना है। दिया गया समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1 के। देखिए दिया गया समीकरण इतना है। इसे आपकी विधि से लिखने के लिए एक्स इक्वल टू बी प्रकार से लिखा जाता है। एक्स जहाँ है ये समीकरण की जो गुणांक है वो है, और एक्स आपके जो वेरिएबल है वह है, बी आपका कांस्टेंट इक्वल टू के है। उसके बाद देखिए हमने यह यहाँ पर 1 1 1 है तो इस प्रकार से 1 1 1 लिख दिया। उसके बाद सेकंड इक्वेशन में कि 1 माइनस 1 है, यहाँ पर 1 है तो 1 माइनस 1 1 की। थर्ड इक्वेशन में 2 1 माइनस 1 की, तो 2 1 माइनस 1 की। और ये 3 वेरिएबल आपके एक्स वाई जेड है। अभी आपका 6 2 1 दिया गया है तो इसका पहले आप डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो ये नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये इनवर्स आपका निकालने का अस्तित्व है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको पहले सेकंडज चाहिए, सेकंडज आप भी निकालने के पहले सगुण का निकालना पड़ता है। तो जैसे मान लीजिए एक का बताते हैं A11 का आप सगुण का निकालेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। उसी प्रकार से A21 का, A13 का, A23 का निकालेंगे। हम सभी प्रकार से यह भी निकल जाएगा। अब एडजॉइंट ए निकालने के लिए आपको जो भी बनेगा उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वह एडजॉइंट ए हो जाएगा। उसके बाद ए इनवर्स निकालने के लिए आपका फॉर्मूला एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप डिटर्मिनेंट ऑफ निकालें तो 6 आया था, 6 में एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा ए इनवर्स इतना के। हमने देखा था ए एक्स बराबर बी के होता है, यानी एक्स बराबर हो जाएगा बी इंटू ए इनवर्स की। तो एक्स बराबर आ जाएगा ए इनवर्स की वैल्यू यह है और बी की वैल्यू यह है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते समय सभी को ध्यानपूर्वक करेंगे तो आपका आ जाता है 1 2 3। अब इनको हम तुलना करेंगे तो एक्स बराबर 1 के, वाई बराबर 2 के, जेड बराबर 3 के आपका आ जाएगा। तो
इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। यदि आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।